इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक अच्छी स्टडी के लिए और अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए और समझिए। धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार सब बच्चों का अभिवादन। आइए, स्वागत है आपका। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके बोर्ड परीक्षा का जो डिसीजन है वो 1 जून को लिया जाएगा। अब क्या होता है तो वक्त बताएगा। कौन कौन से राज्य जो है बोर्ड परीक्षा संचालित कराएंगे, कौन कौन से नहीं कराएंगे, ये बात की बात है। क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अभी तक कोई निश्चित नहीं है कि आपकी परीक्षा होगी या नहीं होगी। तो मैं तो यही मान के चल रहा हूं कि आपकी परीक्षा होगी, और इसीलिए मैं आपके जो बोर्ड परीक्षा 2020 और 21 है इसका पुनर्रिवीजन आपको करा रहा हूं। ऑनलाइन क्लासेस में आप आज कुल लागत, सीमांत लागत, औसत लागत तथा इनका अर्थ, परिभाषा और क्या चाहिए इनके संबंध की रेखा चित्र सहित व्याख्या को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। ठीक है, आइए देखिए, कुल लागत किसे कहते हैं? कुल लागत किसे कहते हैं? एक उत्पादक वस्तु की एक निश्चित मात्रा को बनाने के लिए या उत्पादित करने के लिए जो कुछ भी मौद्रिक और अमौद्रिक लागतें लगाता है उसके योग को, मतलब कुल मिला के जो कुछ भी वो वस्तु को उत्पन्न करने के लिए खर्च करता है उसके योग को जो है क्या कहते हैं? कुल उत्पादन लागत कहते हैं, कुल लागत कहते हैं। एक निश्चित मात्रा को बनाने के लिए जो भी उत्पादक के द्वारा खर्च किया जा रहा है उसको हम कुल लागत कहते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले सकता हूँ। मैंने आपको उपयोगिता पढ़ाया। कुल उपयोगिता किसे कहते हैं, औसत उपयोगिता किसे कहते हैं, सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, उसका सूत्र भी आपको भली भांति हमने समझाए हैं। चलिए आज एक बार फिर से उपयोगिता में कुल उपयोगिता का सूत्र में लिख देता हूं। देखिए, TU ये बराबर होता है MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 प्लस MUN। n इकाइयों तक हम सीमांत उपयोगिताओं को जोड़ लें, यानी वस्तु की अंतिम इकाई सीमांत इकाई कहलाती है और इस इकाई की उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जोड़ लें तो हमको सीमांत उपयोग यानी कि कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाती है। एक तरीका n जो है, इसमें उपभोग की इकाइयां हैं। n बराबर क्या है? n उपभोग की इकाइयां। उपभोग की इकाइयां n। मान लीजिए एक व्यक्ति है 7 रोटी खाता है और 7 रोटी के खाने से उसको कहिए कि 320 इकाइयों के बराबर उपयोगिता मिल रही है। कुल उपयोगिता 320 इकाइयों के बराबर प्राप्त हो रही है। तो उसका TUN यानी n इकाइयों का, यानी n बराबर 60
7 इकाइयों की जो उपयोगिता होगी कितनी है? 320। ठीक है ना? अगर हम वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उपभोग करने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसको सीमांत यानी कुल उपयोगिता कहते हैं। ठीक है? और उत्तरोत्तर इकाइयों की सीमांत उपयोगिताओं को जोड़ दो तो कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। अब हमारे पास में एक है आर, आर का मतलब हुआ आई, एक हुआ टी, टी का मतलब सॉरी सी, सी इसका मतलब हुआ लागत, एक हुआ हमारे पास पी, इसका मतलब हुआ उत्पादन प्रोडक्शन, आर फॉर रेवेन्यू, सी फॉर कॉस्ट, पी फॉर प्रोडक्शन। अब जहां पर यू है वहां पे इनमें से कोई सा भी एक शब्द रखो इन सूत्र में, जैसे यानी कि टी यू है तो यू की जगह सी लिख दे, समझ गया ना? यानी हर जगह सी सी लिखना है जहां पे यू लिखा है। तो क्या मिल जाएगा आपको? टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। अगर आर लिख देंगे तो कुल आय मिल जाएगी, सब जगह आर आर। पी लिख देंगे तो कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन, ठीक है, मिल जाएगा। मतलब इनमें से कोई सा भी एक, अब यहां पे यू लिखा है, यू का मतलब होता है यूटिलिटी, उपयोगिता। यू का मतलब क्या है? उपयोगिता। आप चक्कर में पड़ गए ना भाई, बहुत ही इजी है। अगर आपको ये सूत्र आता तो आप इनमें से कुछ भी याद कर सकते हैं। देखिए, एक उपभोक्ता वस्तु की निश्चित मात्रा का उपभोग करके जो उपयोगिता उसको प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं, टीयू, टोटल यूटिलिटी। ठीक है? एक विक्रेता अपनी वस्तु की एक निश्चित मात्रा को बेचकर जो आय प्राप्त करता है उसको टीआर कहते हैं। ठीक है? एक उत्पादक वस्तु की एक निश्चित मात्रा को उत्पन्न करने के लिए जो लागत लगाता है उसे कुल लागत कहते हैं। ठीक है? वस्तु की एक निश्चित यानी श्रम और पूंजी की मात्रा का प्रयोग करके, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन, सीमांत उपयोगिताओं को जोड़ देंगे कुल यानी कि उत्पादन मिल जाएगा। ठीक है? और वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन, कुल उत्पादन, टी प्रोडक्शन, ठीक है, और उपयोगिता तो टीयू, टीपी, टोटल प्रोडक्शन। इसी प्रकार से ये तो टोटल हो गया, कुल हो गया। अब एमआर, ये हो गया सीमांत, सीमांत उपयोगिता। ठीक है? एनसी मार्जिनल कॉस्ट हो गई, सीमांत लागत हो गई। एमपी सीमांत उत्पादन हो गया, और एमयू सीमांत उपयोगिता हो गई। अब इसी के आगे यदि ए लगा दें तो ए आर यानी औसत आय हो गया, एसी औसत लागत हो गई, एपी एवरेज प्रोडक्शन हो गया, औसत उत्पादन हो गया, एयू औसत उपयोगिता हो गई। बात समझ में आ रहा है ना? अगर हमने इस सूत्र को याद कर लिया तो हम इस सूत्र को लिख सकते हैं। ठीक है?
टोटल प्रोडक्शन में या पी लिख देंगे सी की जगह, यू की जगह क्या रखेंगे, पी लिख देंगे सब जगह, ठीक है। यू की जगह आर लिख देंगे हर जगह, तो वो मार्जिनल रेवेन्यू, पहली इकाई का मार्जिनल रेवेन्यू, दूसरी इकाई का प्लस, इस प्रकार से जोड़ते चले जाएंगे। मार्जिनल यानी कि आर मार्जिनल रेवेन्यू तीसरी इकाई का, और एन इकाइयों तक की सीमांत आवों को जोड़ देंगे तो टीआर मिल जाएगा। एन इकाइयों तक सीमांत लागत को जोड़ देंगे, टीसी मिल जाएगा। एन इकाइयों तक यदि सीमांत उत्पादकता को जोड़ देंगे, सीमांत उत्पादन को जोड़ देंगे तो टीपी मिल जाएगा। और एन इकाइयों तक सीमांत उपयोगिताओं को जोड़ देंगे तो टीयू मिल जाएगा, तो कुल उपयोगिता। बहुत इजी है, लेकिन ये सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। अब ए आर की बात करते हैं, इसके साथ ये ए आर कैसे ज्ञात करेंगे। ए आर बराबर होता है टी आर बटे उत्पादन की इकाइयां। चलिए इसी सूत्र के आधार पर हम लिखते हैं एसी का। तो एसी बराबर होता है, अब जहां पे आर लिखा हुआ सी लिखना सीधी सी बात है। ठीक है, इसके बाद एपी ज्ञात करना है। एपी, तो एपी बराबर होता है टीपी बटे एन इकाइयों का कुल उत्पादन को एन यानी कि कुल उत्पादन को एन इकाइयों से भाग कर दीजिए, औसत उत्पादन ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार एयू बराबर होता है टीयू अपॉन एन। ये इतने सारे जो हैं एक ही सूत्र, यानी ये तो पहला हो गया, दूसरा सूत्र ये हो गया ए यू, ये बराबर होता है टी यू बटे एन। समझ में आ गया। क्या मुश्किल है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए ये इसको जरा थोड़ा सा आप लोग रिवीजन कर लो, अच्छे करके रिवीजन कर लो, तो आपको सीमांत आय, सीमांत लागत, सीमांत उत्पादन और सीमांत उपयोगिता आ जाएगा, ठीक है। और ए आर भी आ जाएगा, औसत आय, एसी भी आ जाएगा, औसत लागत, एपी भी आ जाएगा, औसत उत्पादन, एयू भी आ जाएगा, औसत उपयोगिता। और इसको याद कर लो तो आपको कुल उपयोगिता आ गई। यहाँ पे सी लिख दोगे तो कुल लागत आ गई, यहाँ पे आर लिख दोगे तो कुल रेवेन्यू आ गया। और क्या बचा इसमें, ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आपकी समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान देना, इसको अच्छे से समझना और याद करना, है ना। ये सब लिख लो तब याद, मैं मिटा रहा हूं। अभी तो हमने अपना टॉपिक ही शुरू नहीं किया है, अपना टॉपिक तो हम शुरू करेंगे। अब हम आपको निकालना सिखाते हैं सीमांत लागत। हम सिखाएंगे आपको सीमांत उपयोगिता से। सीमांत उपयोगिता दो सूत्र हैं, एन यू, ये बराबर होता है टी यू एन प्लस 1, अर्थात एक अधिक इकाई की कुल उपयोगिता से घटाना है टी यू एन, एन इकाइयों की उपयोगिता को। ये फर्स्ट सूत्र हो गया आपका, ठीक है, पहला सूत्र हो गया ये। दूसरा सूत्र मैं यहां लिख रहा हूं, दूसरा सूत्र एम यू बराबर टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1, यानी एन इकाइयों की कुल उपयोगिता में से
एक कम इकाई की उपयोगिता को घटा दीजिए। जो उपयोगिता होगी उसको सीमांत उपयोगिता कहेंगे। अब जरा परिभाषा सुन लीजिए सीमांत उपयोगिता की, तब मैं आपको सीमांत लागत की बताऊंगा। सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में होने वाली वह वृद्धि है जो एक अधिक इकाई यानी n+1 एक अधिक इकाई की उपयोगिता से उपयोगिता के उपभोग के कारण n+1 यानी एक अधिक इकाई की कुल उपयोगिता से n इकाइयों की कुल उपयोगिता को घटाओगे तो जो उपयोगिता प्राप्त होगी उसको सीमांत उपयोगिता कहेंगे। ठीक, पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा है वस्तु की अंतिम इकाई सीमांत इकाई होती है और इस इकाई की उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे हमने 4 इकाइयों का उपभोग किया। कितनी इकाइयों का? 4 इकाइयों का उपभोग किया, हमें 120 इकाइयों के बराबर उपयोगिता मिली। ये हमारी यूटिलिटी है यानी उपयोगिता और ये है n। ठीक है, 4 इकाइयों का उपभोग किया, 120 इकाइयों के बराबर उपयोगिता मिली। एक अधिक इकाई का उपभोग करें ना, ठीक है, हमने 5 इकाइयों का उपभोग किया, हम ये हमारी TU है कुल उपयोगिता। ठीक है, एक अधिक इकाई का उपभोग किया, हमें मिल रहा है 140 इकाइयों के बराबर उपयोगिता, यानी 4 से बढ़कर 5 हुआ यानी n+1। n अगर 4 है तो n+1 कितना होगा? 4 + 1 = 5। 5वीं इकाई ये होगी n+1। n+1 इकाइयों की TU कितनी है? n+1 इकाइयों की उपयोगिता है ये, TU n इकाइयों की उपयोगिता है। तो इस उपयोगिता से इसको घटा दीजिए, क्या आएगा अगर घटाओगे तो? 20। कैसे ज्ञात किया? यहां पे लिखा 140 और यहां पे लिखा 120 बराबर कितना आया? 20 इकाइयां। ये है हमारी MU। इस सूत्र के आधार पर ज्ञात। ठीक है, 4 इकाइयों की उपयोगिता 120, 5 इकाइयों की 140, एक अधिक इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में कितनी वृद्धि हुई है? 20 इकाइयों की हुई है। कैसे ज्ञात किया? 140 - 120 बराबर 20 इकाई। समझ गए ना? इकाई। अब इकाई की बात करें, इकाई तो कुछ भी हो सकती है, माप तो माप की जो 20 रुपए भी हो सकते हैं, डॉलर भी हो सकते हैं। ठीक है ना? इकाई का मतलब ये। अब ये वाला जो सूत्र है, इसी सूत्र के अनुसार हम U की जगह क्या लिखेंगे? C, U की जगह लिखेंगे R, U की जगह लिखेंगे P। तो हमें ये पहला सूत्र मिल जाएगा। कैसे? उपयोगिता का सूत्र लिखने लगा फिर से। ये बराबर होगा TCN+1 - TCN। ये पहला सूत्र हो गया आपका। यानी कि सीमांत लागत कुल लागत में होने वाली वह वृद्धि है जो एक अधिक इकाई के उत्पादन के कारण कुल लागत में होती है। मान लीजिए हम यानी TC ये है हमारा TC और ये है n इकाइयां। ठीक है, हम 4 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं, हमें 120 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। 5 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं तो हमारे खर्च बढ़कर हो जाता है 140। एक अधिक इकाई का उत्पादन करने से कितना बढ़ा? तो ये एक अधिक इकाई यानी n+1 और यहां पर n बराबर है 4। ठीक है, तो 4 इकाइयों का की कुल लागत है 120, 5 इकाइयों की है 140। तो एक अतिरिक्त इकाई की जो लागत होगी कितनी होगी? 140 - 120, ये हो गया TCN+1 इकाई का और ये हो गया TCN
सी एन, यानी इसमें से इसको घटाना है। ये लिखा हुआ है 140 माइनस 120 बराबर 20। ये क्या हुआ? मार्जिनल कॉस्ट अर्थात सीमांत लागत। समझ में आ गया? चलिए, ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब आप देखिए, अब आपको मैं दूसरा सूत्र लिखने बता रहा हूं सीमांत लागत ज्ञात करने। ये दूसरा सूत्र आप देखिए कैसे लिखेंगे। ये तो एक अधिक इकाई का हो गया, ठीक है, यानी सीमांत उपयोगिता ये बराबर होती है TUN, ठीक है, माइनस TUN माइनस 1, ठीक है। फिर से देखिए, उपभोग की इकाइयां ये हो गई 4, 5, ठीक है। कुल उपयोगिता TU, कुल उपयोगिता कितनी है? 120 इकाइयां। 5 इकाई की कितनी है? 140, ठीक है। TUN बराबर यहां 5 है। 5 इकाइयों की उपयोगिता है 140, एक कम इकाई की उपयोगिता, यानी 5 माइनस 1, 4 इकाइयों की उपयोगिता। ये n इकाइयों की उपयोगिता है, ये n माइनस 1 इकाइयों की उपयोगिता है, ठीक है। n माइनस 1 यानी कि इसमें से इसको घटा दोगे तो 4 इकाइयों की उपयोगिता 120 है, 5 इकाइयों की उपयोगिता 140 है। तो 140 यानी 5 इकाइयों की उपयोगिता 140 से घटाना है एक कम इकाई की उपयोगिता अर्थात 120 को घटाना है, तो 20 आएगा। ये क्या होगा? ये होगा सीमांत उपयोगिता, ठीक है। यहां मैं इसको मिटा दे रहा हूं, MU सीमांत उपयोगिता। आ गया होगा समझ में? अब क्या करें? इन दोनों सूत्रों में इसमें भी सी लगा दीजिए। जहां पर MU लिखा है वहां C, TU लिखा है C, TCN माइनस 1, ये दूसरा सूत्र सीमांत उपयोगिता का। सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में होने वाली व्यय वृद्धि है जो एक अतिरिक्त इकाई के कारण कुल उपयोगिता में होती है, या होने वाली वह कमी है जो एक कम इकाई के उपभोग के कारण कुल उपयोगिता में होती है। इसी प्रकार से सीमांत लागत कुल लागत में होने वाली वह कमी उत्पादन के कारण होती है, या एक अधिक इकाई के उत्पादन के कारण कुल उत्पादन लागत में जो वृद्धि होती है उसको सीमांत लागत कहते हैं। अब ये याद कर लीजिएगा। और औसत लागत वही, यानी कि TC बटे N, ये बराबर होगा AC। अब हम इसको जरा थोड़ा सा रेखा चित्र की सहायता से आपको तालिका की सहायता से समझाने, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं मैं, आप लोग समझ चुके होंगे। अगर याद करेंगे तो निश्चित आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम अपना पूरा फोकस अपने वर्तमान क्वेश्चन पर रखेंगे। कुल सीमांत लागत किस प्रकार से कुल लागत क्या होती है? एक वस्तु की एक निश्चित इकाई की लागत को कुल लागत कहेंगे। मान लीजिए हम 100 वस्तुएं बना रहे हैं और 10,000 रुपये लागत आ रही है, तो एक इकाई की 10,000, 100 वस्तु की लागत कितनी है? 10,000। तो कुल लागत कितनी? 10,000, ठीक है ना।
मान लीजिए हमने एक वस्तु बनाई, उसकी लागत है 20 रुपए। हमने दूसरी वस्तु बनाई, उसकी लागत है 16। तो दो वस्तु की लागत कितनी हो गई? 20 और 16 36 रुपए। और तीसरी वस्तु का उत्पादन किया तो उसकी लागत आई 14 रुपए। तो 36 और 14 कितने हो गए? 50। ये हो। चलिए आपको यहाँ पे लिखेंगे उत्पादन की इकाइयां। उत्पादन की इकाइयां कितनी इकाइयां उत्पादन करनी है ये तो भैया वो जाने, लेकिन हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 में अच्छे से 7 इकाई का उत्पादन करते हैं। ठीक है, उत्पादन की कुल लागत सीमांत लागत और औसत लागत। ठीक है, सीमांत लागत शुरू में घटती है। ठीक है, शुरू में पहले जो है घटेगी, फिर स्थिर हो जाएगी, फिर बढ़ेगी। ठीक है, एक जगह बीच में स्थिर हो जाती है। उत्पादन के नियमों पे निर्भर करती है। शुरू में उत्पादन वृद्धि नियम लागू होता है। देखिए 9, फिर घट के हो गई 7, फिर हो गई 5। ठीक है, फिर हो गई 3। कुल लागत देख लीजिए 9 7 16 5 21 3 24। ठीक है, फिर 3 24 3 27, फिर 5 32, फिर 7 32 और 7 39। और आगे बढ़ा लें, चलिए बढ़ा लें। आठवीं इकाई की सीमांत लागत हो गई 9। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 48। चलिए 8वीं लाइन देखिए, 9 7 16 16 5 21 3 24 3 27। संचय करते चले जाना है इसको। 27 5 32 7 39 39 और 9 48। अब ये तो हुआ कुल लागत टीसी, ये हुआ सीमांत लागत एमसी, और ये हुआ एसी। कैसे ज्ञात करेंगे इसी को? 1 से 9 को भाग करेंगे 9 आएगा। 2 से 16 को भाग करोगे 8 आएगा। 3 से 21 को भाग करोगे 3 सत्ते 21। 4 से 24 को भाग करोगे 4 छंग 24। 5 से किसको भाग करना है? 27 को। तो 5 पंजे 25। ठीक है, 5 पंजे 25 बच्चे 2 5 24। 6 से 32 को 6 पंजे 30 और 6 तिया 18। 6 तिया 18। 7 से 39 को तो 7 पंजे 35 बच्चे 4। 7 पंजे 35 बच्चे कितने? 4। 40 हो जाएंगे। 7 पंजे 35, फिर 5 बचे 7 सत्ते 49।
48 इस तरीके से आप बना सकते हो। अब तालिका को देखिए, कुल लागत तो क्रम से बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती है, कुल लागत बढ़ती चली जाती है। पहले 9, फिर 16, फिर 21, फिर समझ गए। और सीमांत लागत में क्या होता है? सीमांत लागत पहली इकाई की 9, तो पहली इकाई की सीमांत लागत 9, औसत लागत 9। अब दूसरी इकाई पे कुल लागत है कितनी? 16। पहली इकाई की कुल लागत थी 9, दूसरी इकाई की कुल लागत हो गई 16। सीमांत लागत में कितनी वृद्धि हुई है? तो इस 16 में से 9 को घटा दिया तो 7 आया। तीसरी इकाई की कुल लागत 21, ठीक है। और इस 21 में से 16 को घटाएंगे तो तीसरी इकाई की सीमांत लागत 5 आ जाएगी। 24 में से 21 घटाओगे 3, चौथी इकाई की सीमांत लागत 3 आ जाएगी। 27 में से 24 घटाओगे 3 आएगा, पांचवी इकाई की सीमांत लागत 3 आ जाएगी। यानी बाद वाली कुल लागत से पहली वाली इकाई की कुल लागत को घटा दोगे तो आ जाएगी। एक अधिक इकाई की कुल लागत से एक कम इकाई की लागत को घटा दीजिए सीमांत। अब देखिए दूसरा तरीका देखिए। मान लीजिए 4 इकाइयों का हम उत्पादन कर रहे हैं, हमारी कुल लागत है 24, एक कम इकाई का उत्पादन करें, हमारी कुल लागत है 21। कितनी कमी आई? 3 की। चौथी इकाई की सीमांत लागत 3 होगी, ठीक है। तो ये बड़ा काम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, इजीली आप इसको कर सकते हैं यदि आप समझना चाहे तो। यहां पर एग्जाम्स में ये नहीं होगा, मान लीजिए, ठीक है, ये नहीं है, यहां पर ये भी नहीं है, ठीक है, और यहां पर ये नहीं है। और आपसे कहा जाए कि सारणी पूरी कीजिए, क्या आप कर सकते हैं? कोई बड़ा काम नहीं है। अगर आपको आता है तो कर देंगे। 3 इकाइयों की सीमांत कुल लागत है 21 रुपए, चौथी इकाई की 3 रुपए, तो 21 में 3 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 24। तो ये लिखा गया है यहाँ पे 24। तो ये आप इस तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही 27, 27 और 5 32, 32 में से कितना घटा 39 में से 32 घटाएंगे, क्या आएगा? जरा सोच के बताओ। इससे इसको घटा देंगे तो क्या आएगा? 7। और कुल यानी कि औसत लागत क्या होती है? उत्पादन की इकाई से कुल लागत को भाग कर दो, इससे इसको भाग कर दो। यहाँ क्या लिखेंगे? 8 छंग 48। बड़ा इजी है बेटा। तो ये क्वेश्चन आ जाता है जहां मैंने ये हरे से लिख रखा है। यहाँ पे मिसिंग हो सकती है, तालिका को आपसे पूरा कराया जा सकता है, जिसे आपको करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं ये तालिका आप समझ चुके होंगे। ये तालिका आप बना सकते हो, इसमें कोई वैधि नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत ही दिमाग का काम है, छोटा सा काम है। शुरू में सीमांत लागत घटती है, फिर स्थिर हो जाती है, फिर बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। शुरू में सीमांत लागत क्यों घटती है? क्योंकि उत्पादन के नियमों का प्रभाव पड़ता है। उत्पादन के कितने नियम होते हैं? उत्पादन के 3 नियम होते हैं। सबसे पहले होता है वृद्धि नियम। उत्पादन वृद्धि नियम क्या है? उत्पादन वृद्धि नियम पहला नियम। दूसरा होता है उत्पादन स्थिर नियम।
और तीसरा नियम होता है लास्ट में, जो कि हर प्रकार के उत्पादन में लागू होता ही होता है, जिसको सार्वभौमिक नियम कहा जाता है, क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम। सॉरी, क्रमागत उत्पादन या उत्पत्ति ह्रास नियम। तो जब उत्पादन में वृद्धि नियम क्रियाशील होता है तो लागत, सीमांत लागत घटती है, औसत लागत भी घटती है। ठीक है। जब स्थिर नियम आता है तो सीमांत लागत स्थिर हो जाती है, और जब उत्पादन में क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होता है तो सीमांत लागत बढ़ने लगती है। ठीक है। औसत लागत भी बढ़ने लगती है। आ रहा है। तो तालिका तक हमने आपको बता दिया है। अब रेखा चित्र की व्याख्या हम आपको समझाते हैं। देखिए, प्रस्तुत रेखा चित्र है ये रेखा चित्र जो है सीमांत लागत और औसत लागत के संबंध को स्पष्ट कर रहा है। यहाँ अगर आपसे पूछा जाता है कि सीमांत लागत औसत लागत के संबंध को रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए, या रेखा चित्र सहित व्याख्या कीजिए, या रेखा चित्र के द्वारा सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता के संबंध को बताइए, तो इस रेखा को बनाने की जरूरत नहीं है। टोटल कॉस्ट कर्व है, उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि यहाँ हम आपको तीनों में संबंध बता रहे हैं, देखिए कुल लागत तो बढ़ती चली जाती है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन दीर्घकाल में किसी फर्म का सीमांत लागत औसत लागत यूके आकार के होते हैं। ये आपको हमने पहले भी बताया, यूके आकार के होते हैं, ऐसे होते हैं। ये आपका हो गया सीमांत लागत और ये हो गया औसत लागत। ये यू के आकार के होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, यू के आकार के होते हैं ये, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें उत्पादन के नियमों का प्रभाव पड़ता है। अब उत्पादन के नियमों की हम बात कर लें तो उत्पादन के 3 नियम है। पहला नियम है वृद्धि नियम, दूसरा नियम है उत्पादन स्थिर नियम, और तीसरा नियम है उत्पादन ह्रास नियम। उत्पादन वृद्धि नियम, उत्पादन स्थिर नियम, उत्पादन ह्रास नियम, ये 3 नियम है। इनके बारे में आपको विस्तार से बताया जा चुका है। ठीक है। उत्पादन वृद्धि नियम क्यों लागू होता है? क्योंकि बड़े पैमाने पर आंतरिक और बाहरी बचतें प्राप्त होती है, श्रम विभाजन और विशेषीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं, है ना। अन्य बहुत सारे लाभ होते हैं, जिनके कारण उत्पादन में शुरू में वृद्धि नियम लागू होता है। ठीक है। उसके बाद स्थिर नियम लागू होता है, और जब है ना अनुकूलतम स्थिति आ जाती है साधनों की, तब स्थिर नियम क्रियाशील होने लगता है। उसके बाद जैसे जैसे हम साधन की इकाइयों का को बढ़ाते हैं उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होने लगता है। कि ये कहिए कि आप लोगों को पूर्ण रूप से बताया गया था, और हम इसको इसका भी रिवीजन आपको बाद में कराएंगे। यहाँ हम आपको ये बता रहे हैं कि उत्पादन के नियमों का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शुरू में उत्पादन वृद्धि नियम लागू होता है, इसलिए सीमांत लागत और औसत लागत ये बाएं से दाएं की ओर नीचे की ओर गिरती हुई होती हैं, अर्थात लागतें कम होती हैं।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। उत्पादन वृद्धि नियम को लागत हिरास नियम के नाम से जानते हैं। एग्जाम में आ जाए उत्पादन वृद्धि नियम को किस नाम से जानते हैं, तो आप बता दीजिए लागत हिरास नियम के नाम से जानते हैं। इसमें यानी औसत लागत भी कम होती है, सीमांत लागत भी कम होती है, किंतु औसत लागत की तुलना में सीमांत लागत में तेजी से कमी आती है, इसलिए इसको लागत है ना। अब ये लागत हिरास नियम ठहरा। तो शुरू में उत्पादन वृद्धि नियम लागू होता है जिसमें लागतें घटती हैं, इसलिए ये वक्र नीचे की ओर इस तरीके से गिरते हुए, ये होता है मार्जिनल कॉस्ट, ये होता है एवरेज कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक बिंदु ऐसा आता है, ध्यान से सुनिए, एक बिंदु ऐसा आता है जहां औसत लागत के निम्नतम बिंदु पर, सबसे कम जहां पर औसत लागत होती है, उस बिंदु पर सीमांत लागत वक्र स्पर्श करता है। ठीक है, ये बिंदु है ई, और ये ई बिंदु औसत लागत पर सबसे नीचे स्तर पर है, न्यूनतम है। औसत लागत यहां पर सबसे कम है। यहां पर सीमांत लागत और औसत लागत दोनों इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जब सीमांत लागत और औसत लागत दोनों बराबर हो जाते हैं तो हम कहते हैं उसको उत्पादन स्थिर नियम, और लागतों की दृष्टि से लागत स्थिर नियम। उत्पादन स्थिर नियम, लागत स्थिर नियम। यहां पर सीमांत लागत औसत लागत के बराबर हो जाती है। समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या होता है, शुरू यानी कि इसके बाद स्थिति एकदम चेंज हो जाती है। शुरू में सीमांत लागत नीचे है, औसत लागत ऊपर है। बाद में क्या होता है, सीमांत लागत ऊपर आ जाती है, औसत लागत नीचे आ जाती है। स्थिति चेंज हो जाती है, पलट जाती है। कारण क्योंकि सीमांत लागत में तेजी से वृद्धि होती है औसत लागत की तुलना में। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। उत्पत्ति ह्रास नियम, यहाँ पे मैं क्रमागत भी लिख दूं क्या, क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होता है, इसलिए सीमांत लागत भी औसत लागत भी दोनों बढ़ती है, लेकिन सीमांत लागत में औसत लागत की तुलना में तेजी से वृद्धि होती है, इसलिए सीमांत लागत वक्र ऊपर और औसत लागत वक्र नीचे होता है। और दीर्घकाल में किसी फर्म का सीमांत लागत वक्र और औसत लागत वक्र यूके आकार के होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी फर्म का सीमांत लागत वक्र और औसत लागत वक्र यूके आकार के क्यों होते हैं, तो सीधी बात है, उन पर उत्पादन के नियमों का प्रभाव पड़ता है। तो ये रेखा चित्र जो है आप देखिए, इस रेखा चित्र में ओ एस अक्ष पर एक्स वस्तु के उत्पादन की इकाई को, ओ वाई अक्ष पर एक्स वस्तु की कुल लागत, सीमांत लागत, औसत लागत को प्रदर्शित किया गया है। रेखा चित्र में एमसी वक्र सीमांत लागत लिखा है, एसी वक्र एवरेज कॉस्ट है यानी औसत लागत है, टीसी वक्र कुल लागत वक्र है। सीमांत लागत और औसत लागत वक्र को देखने से स्पष्ट है कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है, सीमांत लागत औसत लागत दोनों कम हो रही है। यहां से बिल्कुल सीधी रेखा खींचिए, ये क्यू आ जाएगा, और यहां ये है Q1। इसके बाद और उत्पादन बढ़ेगा, ये आ जाएगा Q2, यहां Q3, इसके बाद ये बढ़ने लगे Q4, Q5। जैसे जैसे उत्पादन का स्तर बढ़ रहा है, लागतें बढ़ रही। ई बिंदु पर सीमांत लागत औसत लागत दोनों बराबर है, और यहाँ पर फर्म OQ3 का उत्पादन कर रही है। यहाँ पे हमें ये देखना है कि सीमांत लागत भी घटती है, औसत लागत भी घटती है शुरू में, फिर दोनों बराबर हो जाते हैं। उसके बाद सीमांत लागत भी बढ़ती है, औसत लागत भी बढ़ती है। शुरू में सीमांत लागत नीचे, औसत लागत वक्र ऊपर होता है, बाद में स्थिति पलट जाती है, सीमांत लागत वक्र ऊपर, औसत लागत वक्र नीचे होता है, और दोनों ही यू के आकार के होते हैं। ठीक है, समझ
में आ गया है? तो यही संबंध है सीमांत लागत और औसत लागत का। तो रेखा चित्र की सहायता से हमने आपको भली प्रकार से समझा दिया है। इस टॉपिक को हम यही खत्म करते हैं। अगले टॉपिक के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, आप जरूर पढ़िए। आपके एग्जाम कभी भी हो सकते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पूरी क्षमता के साथ कार्य करने में लगा हुआ हूँ। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कभी कोई गलती हो जाती है, कभी कोई गलती हो जाती है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप भी अपना फंडे सोच के पढ़ाई करिए। हो सकता है आपका एग्जाम करीब में आ गया है, ठीक है। ओके, थैंक यू, नमस्कार। धन्यवाद।